नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के ऊपर जो हम लोग का चैप्टर 1 पे मतलब जितने भी बेसिक मटेरियल्स थे कंक्रीट के वो हम कर रहे थे। जैसे कि हमने सीमेंट डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, एग्रीगेट डिस्कस कर लिया। आज हम वाटर देखने जा रहे हैं। ये वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है जो कि कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बनाने में यूज होगा या फिर कंक्रीट बनाने में यूज होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ बेसिक कंडीशंस जो हम लोग के स्ट्रक्चर में, जब हम लोग कंक्रीट को तैयार करते हैं हमारे स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए क्या क्या बेसिक कुछ मतलब इसकी कंडीशंस होना चाहिए, कितने अमाउंट में होना चाहिए। तो आज के हम लोग वीडियो में वो देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वाटर, बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर कंक्रीट। सो वाटर, water has a significant role to play in the making of concrete, in mixing of fresh concrete, and in curing of hardened concrete. So to ensure, and next point, so water क्या बोल रहा है कि it's a significant role to play in the making of concrete. जो भी कंक्रीट को बनाने के लिए, to make the concrete, for preparing fresh concrete और hardened concrete, फ्रेश कंक्रीट को बनाने के लिए वाटर का सिग्निफिकेंट रोल रहता है। और हार्ड एंड कंक्रीट में प्रॉपर क्यूरिंग के लिए, जैसे कि हार्ड एंड कंक्रीट में कोई क्रैक्स या फिर फर्दर वाटर एवापोरेट करने से जितने भी क्रैक्स हो या फिर हमारा कंक्रीट का सरफेस में ब्लीडिंग हो जाए, सिग्रीगेशन हो जाए, एक्सेट्रा, ये सबको रोकने के लिए प्रॉपर क्यूरिंग का जरूरत है फॉर हार्ड एंड कंक्रीट. So, to ensure proper strength, development, and durability of concrete. So, what are the needs of water? Now, the pH value of water should not be less than 6. So, proper जो water हम लोग किसके लिए कंक्रीट को बनाने के लिए यूज करते हैं, उसका पीएच कभी भी 6 से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 6। कि 6 से कम हुआ तो फिर एसिडिक इन नेचर, शुड नॉट बी लेस देन 6। concentrations of solid in water should be within certain permissible limit. मतलब अगर हमारा फ्रेश वाटर में कुछ कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड्स पार्टिकल्स के आ जाते हैं तो वो एक सर्टेन परमिसिबल लिमिट्स के अंतर्गत होना चाहिए, जो कि हमारा कोड में स्पेसिफाइड रहता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है वाटर में कुछ फॉरेन मटेरियल्स आ गया तो उसको जब हम लोग कंक्रीट या फिर सीमेंट पे कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट एग्रीगेट के साथ मिक्स करेंगे तो वो फॉरेन मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स वो फिर हमारे रेशियो में मिक्स में आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा कंक्रीट का प्रॉपर जो स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी जरूरत था वो नहीं आएगा, क्योंकि in the presence of foreign materials. So concentration should be within permissible limit. Next point, the content of sulfates as SO3 is limited to 400 milligram per liter. ये content of sulfates यानी जो एक्स्ट्रा ये सारे अगर कुछ मटेरियल्स आ गए हैं हमारे वाटर में, कि वाटर में सल्फेट्स या फिर क्लोराइड, स्पेशली क्लोराइड्स आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वाटर जो कि जैसे कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग को मिलता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो उसको क्लोरीनेशन किया जाता है जिससे कि वो इन्फेक्शियस वाटर हमारे घर पे ना आए, वो हमारा हमको उसको वाटर से इन्फेक्शन ना हो। तो इस वजह से क्या होता है, क्लोरीनेशन, तो उसमें क्लोराइड्स होने के चांस, तो वो भी वाटर में लिमिटेड होना चाहिए। सल्फेट्स का अमाउंट होना चाहिए 400 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर होना चाहिए, एंड क्लोराइड्स का शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 500 मिलीग्राम पर लीटर इन रेनफोर्स कंक्रीट। और चूंकि अगर ये प्लेन कंक्रीट का बात देखें, प्लेन कंक्रीट यानी जिसमें रेनफोर्स ना हो, जिसमें बार्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब उसमें हम लोग उसका परमिसिबल लिमिट क्लोराइड्स का 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, अब जब कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट के लिए स्पेशली हम लोग फ्रेश वाटर का ही यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर हो गया या फिर फ्रेश जितने भी वाटर हो गए वो हम लोग यूज करेंगे, पर सी वाटर का कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ फोर्थ पॉइंट में लिखा कि कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट्स। तो अगर हम लोग सी वाटर का यूज करेंगे तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस पर्टिकुलरली अनसुटेबल फॉर मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। Next, water content and workability of concrete. अच्छा, water content not only for hydration with cement but also for workability. सिर्फ वाटर कंटेंट हमारा हाइड्रेशन मतलब सीमेंट को, सीमेंट का सेट होने के लिए या फिर सीमेंट को मिक्स करने के लिए वाटर के साथ सीमेंट एग्रीगेट के
एग्रीगेट के साथ मिक्स होने के लिए ही सिर्फ वाटर कंटेंट नहीं चाहिए, इसका वर्केबिलिटी के लिए भी चाहिए। कंक्रीट चूँकि वर्केबल हो, जो कि इज़िली हम लोग उसको साइड में कंक्रीट को मिक्स करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद उसको हम प्लेस कर सकें, उसके लिए भी वाटर कंटेंट का आवश्यकता है। सो वर्केबिलिटी इज़ डिफाइंड, तो वर्केबिलिटी जान लेते हैं। क्या है वर्केबिलिटी? वर्केबिलिटी डिफाइंड एज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट और मोर्टार। जब हम लोग फ्रेशली कोई कंक्रीट को मिक्स करते हैं, which determines the ease and homogeneity with which it can be placed, mixed, placed, compacted and finished। क्योंकि अगर हम लोग वाटर अगर प्रॉपर नहीं होगा जिस जगह पे हम लोग मिक्स बना रहे हैं, अगर वो कंक्रीट अगर प्रॉपर वर्केबल नहीं हुआ, मतलब हम लोग अगर इजीली कंक्रीट को हैंडल नहीं कर पाए, इजीली मिक्स नहीं कर पाए, मिक्स करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, इस साइड में ले जाना हो, वहां अगर ले जाने से पहले ही अगर हार्ड हो जाता है कंक्रीट, तो हम लोग इजीली उसको प्लेस नहीं कर पाएँगे या फिर ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाएँगे, तो फिर वो क्या काम का रह जाएगा कंक्रीट। जिस काम के लिए बना था, जिस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बना था, अगर वो स्ट्रक्चर या फिर उस साइट में अगर हम लोग प्लेस ही नहीं कर पाए, उसके पहले ही हार्डेंड हो गया, अगर वाटर का प्रोपोर्शन कम रहा या फिर किसी रीज़न की वजह से, तो उसको हम लोग वर्केबल कंक्रीट नहीं बोलेंगे। वर्केबल कंक्रीट यानी इजीली जिसको हम लोग मिक्स करेंगे और जिस काम के लिए हम लोग कंक्रीट को प्रिपेयर करें, उसको इजीली ट्रांसपोर्ट करके उस साइट में प्लेस करें, उसको बोलते हैं वर्केबल कंक्रीट। Next, interparticle lubrication. Interparticle lubrication is enhanced merely addition of water. Interparticle lubrication यानी सीमेंट के पार्टिकल्स के बीच में lubrication। अगर हम लोग अच्छे से वाटर को मिलाएंगे तो इजीली सीमेंट का पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इजीली हम लोग मतलब इजीली मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे कि वो अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे। सीमेंट का पार्टिकल्स हो गया या फिर एग्रीगेट जो यूज कंक्रीट में वो पार्टिकल हो गया, तो उसके इंटर पार्टिकल्स जितने भी हैं वो इजीली फिर मिक्स हो पाएँगे। तो इस वज़ह से इंटर पार्टिकल लुब्रिकेशन वाटर क्या करता है, एनहांस करता है। फिर द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेशन डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड्स होता है? ना एग्रीगेट का क्या टाइप है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना वाटर चाहिए होगा, उसकी इंटर पार्टिकल लुब्रिकेशन की वज़ह से। लुब्रिकेशन यानी क्या? 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल हुआ, तो उनके बीच में अगर हम लोग वाटर को डालेंगे तो ईज़िली पार्टिकल एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के लेयर के ऊपर ईज़िली मूव कर जाएगा, स्मूथ होगा, इजीली मिक्स अप होगा एक दूसरे के साथ, तो वही है लुब्रिकेशन। सो एग्रीगेट टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, टेक्सचर एंड ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, फाइनर पार्टिकल्स रिक्वायर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चूंकि हमारा एमसीक्यू में आता है, मैं फिर से मेंशन करूंगी जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है। क्यों मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को हाईलाइट किया, ये स्पेसिकली ये 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जितने ऐसे टाइप के हमारे सेमेस्टर क्वेश्चन हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसमें जब क्वेश्चंस पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये हमारा उस टाइम पे हेल्प करेगा, हमारा एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए या फिर सेमेस्टर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स आप प्लीज बार-बार पढ़ के मेरे इस वीडियो से या फिर इस पीपीटी से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज फ्रेम हो, आप इजीली उसको आंसर कर पाए सही-सही। सो एग्रीगेट टाइप या फिर टेक्सचर एंड ग्रेडिंग फाइनर पार्टिकल्स रिक्वायर मोर वाटर टू वेट देयर लार्जर स्पेसिफिक सरफेस। ठीक है? फाइनर पार्टिकल्स जितने जितने हम लोग का फाइन साइज, जितना हम लोग का साइज फाइन होगा, फाइनर पार्टिकल्स होगा, वो उतना ही ज्यादा वाटर पार्टिकल्स कंज्यूम करेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल कंज्यूम मोर वाटर, 4 ऑप्शन दे दिए, फाइनल पार्टिकल्स, कोर्स पार्टिकल्स, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या होगा? फाइनल पार्टिकल्स रिक्वायर मोर वाटर टू वेट द लार्जर स्पेसिफिक सरफेस। नेक्स्ट हो गया एंगुलर एग्रीगेट रिक्वायर मोर वाटर देन राउंडेड वंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? एग्रीगेट विद ग्रेटर पोरोसिटी, जिसमें पोरोसिटी ज्यादा है या फिर जिसमें वॉइड्स का रेशियो जितना भी ज्यादा है, कंज्यूम मोर वाटर फॉर द मिक्स। ठीक है? फिर नेक्स्ट आ गया, जितने वॉइड ज्यादा है तो उसमें फिलअप भी वाटर से ही होगा, तो ऑब्वियसली उतना ही वाटर कंजम्पशन बढ़ जाएगा उस सारे एग्रीगेट्स में, है ना? फिर नेक्स्ट, वाटर कंटेंट इज इन अ मिक्स इज आल्सो रिलेटेड टू द फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट, द फाइनर द सीमेंट द ग्रेटर द नीड फॉर वाटर। जैसे कि एग्रीगेट के केस में भी फाइनर पार्टिकल्स रिक्वायर मोर वाटर, वैसे ही फाइनर सीमेंट रिक्वायर मोर वाटर फॉर हाइड्रेशन एज वेल एज वर्केबिलिटी। हाइड्रेशन यानी क्या? हाइड्रेशन यानी सिंपल, सीमेंट मिक्स अप विथ वाटर टू गेन हार्ड एंड स्ट्रेंथ। हार्ड एंड स्ट्रेंथ करने के लिए, हार्ड एंड स्ट्रेंथ बनाने के लिए सीमेंट को वाटर के साथ मिक्सअप होके केमिकल रिएक्शन फॉर्म करना जरूरी है, जिससे कि हमारा हार्ड एंड कंक्रीट बन सके, उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन क्या है? सीमेंट का मेन वाटर के साथ मिक्स अप होना। और इसमें हाइड्रेशन के प्रोसेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ
हीट भी एवापोरेट होता है, टेम्परेचर हाई होता है। नेक्स्ट, वर्केबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट फुल प्लेसमेंट इन द फॉर्म वर्क। ठीक है, वर्केबल जितना वर्केबल कंक्रीट होगा उतना ही इजीली फुल जित हमारा जो फॉर्म वर्क है जिसके ऊपर हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं जिससे कि वो हार्डन शेप में आए, तो उतना इजीली कंक्रीट मूव कर पाएगा उस फॉर्म वर्क के ऊपर से, अगर हमारा वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में हुआ, अगर वर्केबल कंक्रीट हुआ। ओके, सो इवन इन द एरिया ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में भी वर्केबिलिटी मतलब वर्कएबल कंक्रीट हुआ तो इजीली मूव कर सकता है हमारा कंक्रीट। एंड फुल कंपैक्शन मिनिमाइजिंग द वॉइड्स इन कंक्रीट। जितना अच्छे से हमारा फॉर्म वर्क में कंक्रीट प्लेस होगा उतना ही कम वॉइड्स होगा कंक्रीट में, उतना ही कंपैक्शन भी अच्छा होगा, है ना। सो इफ अ मिक्स इज टू ड्राई, अगर टू ड्राई मिक्स हुआ मतलब ड्राई है, मतलब उसमें वॉइड्स है, इंट्रैप्ड एयर, एयर घुस गया मतलब उसमें वॉइड्स है, तो उसमें सेग्रीगेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर एक दूसरे से अच्छे से मिक्सड अप नहीं होते, सब लोग अलग-अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग-अलग मटेरियल्स हो जाते हैं। इसमें इस कारण से इसमें वॉइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंट्रैप्ड एयर बढ़ जाता है, ड्राई होता है पार्टिकल्स क्योंकि उसमें वाटर सफिशिएंट नहीं होता है, वाटर एवापोरेट हो जाएगा, तो सीमेंट, एग्रीगेट ये सारे अच्छे से मिक्स अप नहीं हो जाएँगे, तो फिर सीमेंट, एग्रीगेट ये सारे अलग-अलग हो जाएँगे मटेरियल्स, एक हार्ड एंड कंक्रीट या फिर एक होल स्ट्रक्चर फॉर्म करने में वो सक्षम नहीं होगा, ठीक है? सो टू मच वाटर एवापोरेट सब्सिक्वेंटली लीविंग बिहाइंड वॉइड्स। मैंने अभी बोला कि जितना ज़्यादा वाटर एवापोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में कंक्रीट से, उतना ज़्यादा उसमें वॉइड्स क्रिएट होगा, स्ट्रेंथ उतनी ही रिड्यूस होगी उस कंक्रीट की। और या फिर सेग्रीगेशन होने के भी चांस हो जाएँगे फ्रेश कंक्रीट के, क्योंकि उसमें सीमेंट, एग्रीगेट्स, फाइन हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, ये सारे एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएँगे। एक मतलब एक स्ट्रक्चर मतलब सॉरी एक इंग्रीडिएंट या फिर व्होलसम के जैसे एक्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हो गया एडवर्सली अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ और impermeability। देयर इज डेंजर ऑफ segregation ऑफ ग्राउंड सीमेंट प्लस वाटर। ठीक है, ये जो ग्राउंड है सीमेंट प्लस वाटर ये भी अलग होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सीमेंट क्या है, सीमेंट का फाइनर पार्टिकल्स हमने अभी देखा क्यों इजीली एक दूसरे के साथ मिल पाता है, मिक्सअप हो पाता है वाटर की वजह से। अगर वाटर ही नहीं रहा, वाटर ही अगर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो गया, तो सीमेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाएँगे, हार्ड एंड कंक्रीट नहीं बन पाएगा, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। सो द एक्सेस वाटर टेंड्स टू राइज टू द सरफेस। अगर एक्सेस वाटर कंक्रीट के सरफेस में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है? ये भी एक कंक्रीट का हानिकारक प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें सरफेस के ऊपर वाटर आ गया, क्योंकि बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होने चाहिए थे वो सरफेस में आ गए। तो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएँगे, फिर वॉइड्स क्रिएट हो जाएँगे। उसकी वजह से स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर वर्केबिलिटी चेक्ड बाय वन ऑफ द स्टैंडर्ड टेस्ट। वर्केबिलिटी चेक करने के कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जो कि होता है सस्लाम कंपैक्शन फैक्टर वीबी टेस्ट, डिस्क्राइब्ड इन आईएस 1199 1959 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्ट्रेंथ। अब ये वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है आरसीसी में। क्यों? क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, एकदम डायरेक्टली वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इफेक्ट। सो हम देख लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्री वाटर एक्सक्लूडिंग दैट ऑब्जर्व्ड बाय द एग्रीगेट। सो मास ऑफ फ्री वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट। ये एक्सक्लूडिंग दैट ऑब्जर्व्ड बाय द एग्रीगेट का मतलब क्या है? आप लोग देखे होंगे साइट में, अगर जब एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हो गया या फिर सैंड हो गया जब आता है ना, तो उसको पहले भिगा लिया जाता है, मतलब उसमें पानी स्प्रिंकल किया जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है। मिस्त्री लोग उसमें पानी डालते हैं, क्यों? क्योंकि अगर एग्रीगेट्स वगैरह जब डाई होता है तो वो जब सीमेंट और वाटर का पेस्ट किया जाता है, जब कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट का मिक्सअप करते हैं, तो एग्रीगेट क्या करता है, वाटर को अपने सरफेस में इनसाइड क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके वजह से वाटर का जितना रेशियो उस पेस्ट में होना चाहिए था, वो एग्रीगेट चूंकि अपने सरफेस में या फिर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर का जो रेशियो होना चाहिए था कंक्रीट बनाने के लिए वो नहीं हो पाएगा। सीमेंट और एग्रीगेट और कंक्रीट का सॉरी सीमेंट का मिक्सअप होने के लिए। तो इस वजह से एग्रीगेट्स का पहले ही पानी डाल के एग्रीगेट्स को भिगा दिया जाता है, जिससे कि एग्रीगेट्स और सीमेंट मतलब कंक्रीट के पेस्ट, जब कंक्रीट हम लोग बनाते हैं, मिक्स करते हैं सीमेंट वाटर सब रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो को, वाटर वाटर सीमेंट रेशियो में से वाटर को एक्सट्रैक्ट ना कर ले एग्रीगेट अपने
सरफेस में, ठीक है? अब्ज़ॉर्ब ना कर ले। तो इस वजह से यहाँ बोला गया है एक्सक्लूडिंग दैट अब्ज़ॉर्ब्ड बाय द एग्रीगेट। सो मास ऑफ फ्री वाटर जो कि कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ होता है, जो एग्रीगेट अपने सरफेस में अब्ज़ॉर्ब ना कर ले। एग्रीगेट सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। सो जो मास ऑफ फ्री वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट इन अ मिक्स उसको हम लोग बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर का एक प्रोपोर्शन होना चाहिए जिससे कि हमको प्रॉपर एक मिक्स मिल सके, जिससे कि जब वो कंक्रीट हार्डेंड हो तो जितना हमको स्ट्रेंथ चाहिए था सफिशिएंट स्ट्रेंथ हमको दे सके, है ना? बिना अंदर वॉइड्स के या फिर unsuitable factors के. So is the major factor that controls the strength and many other properties of concrete. ये water cement ratio major factor that controls the strength and many other properties of concrete. Strength ये जो water cement ratio generally lies between 0.35 से 0.65. Although purely chemical requirement for this purpose of complete hydration of सीमेंट केमिकल रिएक्शन के लिए ये सीमेंट और वाटर का हाइड्रेशन होना जरूरी है सीमेंट का सेट होने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो तो उसका रेंज जनरली 0.35 से 0.65 होता है। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डेंड कंक्रीट हार्डेंड मतलब कंक्रीट हार्ड होने हो जाने के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए फ्रेश सीमेंट के लिए मतलब फ्रेश कंक्रीट के लिए जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं कंक्रीट का फॉर्म कर रहे हैं तब हम लोग को वाटर का बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हार्डन कंक्रीट हो जाता है फिर भी अगर उसमें बहुत ज्यादा हम लोग वाटर दे देते हैं तो तब वो जाके फिर कंक्रीट के लिए हानिकारक हो जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट इसीलिए बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। एक हार्डन कंक्रीट उसमें और ज्यादा जब हम लोग उसके ऊपर वाटर देंगे तो ऐसा नहीं है कि हार्डन कंक्रीट वाटर एब्जॉर्ब किए जा रहा है अपने सरफेस के अंदर अपने बॉडी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेश कंक्रीट जितना वाटर चाहिए उसमें हमेशा वाटर उतना अब्सॉर्ब करना चाहिए बट हार्डन कंक्रीट आफ्टर हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट। यही बोला है अब्राहम्स लॉ। नेक्स्ट रिडक्शन इन द वाटर सीमेंट रेशियो जनरली रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट okay in terms of density strength impermeability फिर impermeability reduce shrinkage and creep। फिर mixed design क्या होता है the water cement ratio is selected on the basis of desired 28 days strength of concrete and the 28 days compressive strength of cement to be used। ये 28 days compressive strength कितना होना चाहिए उस हिसाब से ही हम लोग जैसे कि M30 के लिए M30 के लिए 30 हो गया उसका compressive strength आफ्टर 28 डेज तो M30 के लिए 30 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाने के लिए हमको कितना वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए उसको हम लोग को मिक्स डिजाइन में उतना ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है M30 का M40 में यूज कर देंगे। ओके फॉर द अबव पर्पस अप्रोप्रिएट डिजाइन चार्ट्स में भी यूज्ड जो कि हमारा मेंशन किया गया है कि कौन से डिजाइन के लिए M30 बनाने के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो M40 बनाने के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशियो ये सारे डिजाइन चार्ट IS 10262 1982 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्ट्रेंथ ये देखिए हम देख सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो जितना जितना वाटर सीमेंट रेशियो जितना जितना कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है वाटर सीमेंट रेशियो उतना ही कम। यहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ा ये स्ट्रेंथ जितना कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वाटर सीमेंट रेशियो ऑब्वियसली उतना ही क्योंकि वो तो हार्डेंड हो जा रहा है ना। फिर उसके बाद तो और उसको वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेश कंक्रीट कंक्रीट जब प्रिपेयर हो रहा था तब वाटर का सफिशिएंट नीड होता है क्योंकि मिक्सअप होने के लिए एक दूसरे के साथ इंग्रेडिएंट्स का सीमेंट हो गया फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट ये सारे का मिक्सअप होने के लिए ठीक है। लेकिन कंक्रीट का हार्डन होने के बाद उसके बाद तो उतना वाटर सीमेंट रेशियो वाटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो वाटर सीमेंट रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन होता है ऐसा जितना ज्यादा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा उतना ही वाटर सीमेंट रेशियो कम होते जाएगा। नेक्स्ट फॉर अ गुड hardened concrete। नेक्स्ट वाटर फॉर क्यूरिंग। अच्छा वाटर इन अ कंक्रीट मींस जनरली तीन फॉर्म में होता है। एक होता है कंबाइंड फॉर्म वाटर कंक्रीट में वाटर तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक होता है कंबाइंड फॉर्म जब केमिकली वाटर का जरूरत है मतलब सीमेंट के साथ वाटर का रिएक्शन करने के लिए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ये चूंकि नॉन एवापोरेबल होता है। नेक्स्ट फिर होता है जेल वाटर ठीक है वाटर ही देते हैं हम ऐसा नहीं है कि कंबाइंड वाटर कुछ अलग से मिलता है मार्केट में या फिर जेल वाटर ऐसा नहीं है। जब कंक्रीट में जाता है तो तीन फॉर्म में कंक्रीट वाटर का जो लेयर होता है वो कंक्रीट के तीन भाग में कंक्रीट उसको डिवाइड कर लेता है कि एक सीमेंट के साथ जब वाटर कंबाइन कर रहा है तो तब उसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड वाटर जो कि हाइड्रेशन के लिए यूज होता है हाइड्रेशन सीमेंट का ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट हो गया जेल वाटर यानी
which is held physically or observed on the surface area of cement gel. सीमेंट जेल जो हम सीमेंट और वाटर का जो जेल बन चुका है उसके सरफेस एरिया में जब वाटर का जरूरत पड़ेगा जिससे कि वाटर जो है वो एवापोरेट ना हो जाए, वो उतना वाटर जब जरूरत पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं जेल वाटर। नेक्स्ट होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है? विच पार्शियली ऑक्युपाइड्स द कैपिलरी पोर्स दैट कंस्टिट्यूट द स्पेस इन द सीमेंट पेस्ट रिमेनिंग आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द वॉल्यूम्स ऑफ सीमेंट जेल एंड अनहाइड्रेटेड सीमेंट। यानी कैपिलरी पोर्स जो कि सीमेंट जेल फॉर्म होने के बाद भी अगर उसमें कुछ पोर्स या फिर मतलब खाली जगह हो जाता है तो वो होता है वाटर। क्या होगा फिर वो उतना जो वाटर उस पोर्स या फिर सीमेंट के जेल के जो पोर्स में फिलअप होने के लिए यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ये वाटर इजीली एवापोरेट हो सकता है। सो दैट इज कंबाइंड वाटर, जेल वाटर, कैपिलरी वाटर। ये तीन फॉर्म हमारा कंक्रीट में देखने को मिलता है, कंक्रीट में प्रेजेंट होता ही होता है। नेक्स्ट, if the hardened cement paste is only partly hydrated, capillary pores interconnected, अगर हम लोग का hardened cement pores, hardened cement paste में अगर partly hydrated यानी और सीमेंट का वाटर के साथ अगर फुल मिक्सअप नहीं हुआ, उसमें अगर पोर्स जनरेट हुआ और ये पोर्स अगर इंटरकनेक्टेड हो गया तो वाटर इजीली फिर उस पोर्स से ट्रेवल कर पाएंगे और एवापोरेट होने के चांसेस है। इससे स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा। लो स्ट्रेंथ रिजल्ट्स इन लो स्ट्रेंथ, इंक्रीज परमियाबिलिटी, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट टू केमिकल अटैक। नेक्स्ट, इसीलिए प्रॉपर क्यूरिंग का जरूरत है। वॉट जब हम लोग कंक्रीट को तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे साइट में कि नेक्स्ट दिन वर्कर लेबर आके उसमें पानी स्प्रे करता है जिससे कि क्या होता है या फिर मतलब कंक्रीट बनाने के बाद उसके उसके उसमें क्यूरिंग एक्स्ट्रा पानी को छोड़ दिया जाता है ओवरनाइट, जिससे कि क्या होता है वाटर से एवापोरेट ना हो जाए। हम लोग का मतलब कंक्रीट से एवापोरेट ना हो जाए वाटर, जिससे कि कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है या फिर उसका ड्यूरेबिलिटी है वो हैम्पर ना हो। ठीक है, तो प्रॉपर क्यूरिंग की जरूरत है। मॉइस्ट क्यूरिंग बाय कंटिन्यूअली स्प्रेइंग वाटर और बाय पॉन्डिंग। सो मॉइस्ट क्यूरिंग क्या होता है? बाय कंटिन्यूअली स्प्रेइंग वाटर और बाय पॉन्डिंग। मॉइस्ट क्यूरिंग यानी अ, इसमें क्या करते हैं हम लोग मॉइस्ट क्यूरिंग में? मॉइस्ट क्यूरिंग एम्स टू कीप द कंक्रीट एज नियरली सैचुरेटेड एज पॉसिबल एट नॉर्मल टेम्परेचर बट कंटिन्यूअली स्प्रेइंग वाटर। ठीक है, कंक्रीट को सैचुरेटेड रखने के लिए, कंक्रीट को हमेशा गीला रखने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में, जिससे कि कंक्रीट से वाटर एवापोरेट ना हो जाए। सो कंटिन्यूअली स्प्रेइंग, उसमें हम लोग वाटर को कंटिन्यूअली स्प्रे करते हैं या फिर वाटर का एक पॉन्ड पॉन्ड जैसे होता है, एक तालाब बना के रखते, कंक्रीट के ऊपर वाटर का एक पॉन्डिंग क्रिएट करके रखते, जिससे कि कंक्रीट से वाटर एवापोरेट ना हो जाए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फाउंड टू इनहेंस द रेट ऑफ हाइड्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब सीमेंट और वाटर का जो मिक्सअप है उसका भी रेट बढ़ते जाएगा, इजिली वो मिक्सअप होंगे। लेकिन एक पॉइंट और भी है, हाउ एवर द अर्ली एप्लीकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर। अगर हम लोग इनिशियली जब सीमेंट के साथ वाटर का मिक्सअप हो रहा है तो इनिशियली अगर हम लोग वाटर का अगर हाई टेम्परेचर है तो वो देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो हम लोग कंक्रीट का देखते हैं मतलब हार्ड एंड स्ट्रेंथ वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो अर्ली स्टेजेस में हाई इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग का एटमोस्फेयर में इंक्रीज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो प्रॉपर उसमें कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जब कंक्रीट के साथ या फिर सीमेंट के साथ वाटर का मिक्सअप हो उसमें मतलब प्रॉपर हाइड्रेशन हो या फिर प्रॉपर मिक्सअप हो, उसके मिक्सअप में कोई बाधा ना आए। नेक्स्ट, इन स्टीम क्यूरिंग, एक्सिलरेटेड क्यूरिंग और ऑटोक्लेव क्यूरिंग, स्टीम एट एटमोस्फेरिक प्रेशर टेक्स द प्लेस ऑफ वाटर फॉर क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग, सो स्टीम क्यूरिंग क्या होगा? स्टीम क्यूरिंग मतलब एक्सिलरेटेड क्यूरिंग और ऑटोक्लेव क्यूरिंग भी कहा जाता है स्टीम क्यूरिंग का। ये आपका यहाँ से भी एमसीक्यू फॉर्म होता है कि स्टीम क्यूरिंग का एक और नाम बताइए, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक्सिलरेटेड क्यूरिंग भी हो सकता है, ऑटोक्लेव क्यूरिंग भी होता है। इसमें क्या होता है, स्टीम का यूज करते हैं हम एटमोस्फेरिक प्रेशर में टेक्स द प्लेस ऑफ वाटर फॉर क्यूरिंग। ठीक है, वाटर की जगह जैसे कि यहाँ पे मॉइस्ट क्यूरिंग में वाटर का हम लोग स्प्रे करते हैं कंक्रीट के ऊपर, यहाँ पे स्टीम किया जाता है, वाटर की जगह स्टीम का यूज करते हैं क्यूरिंग के लिए। नेक्स्ट होता है मेम्ब्रेन क्यूरिंग टू प्रिवेंट द एवापोरेशन ऑफ वाटर। ये मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या होता है? मेम्ब्रेन क्यूरिंग होता है बाय अप्लाइंग स्पेशल कंपाउंड्स जो कि है हम लोग स्प्रे करते हैं कंक्रीट के सरफेस के ऊपर,
सो दैट वो क्या होता है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स यानी क्या हो गया, सच एज पॉलीथीन शीटिंग। ठीक है, हम लोग एक शीटिंग कर देते हैं, कंक्रीट के ऊपर एक पॉलीथीन का शीट बिछा देते हैं, जो कि वो इम्परमिएबल होता है, जिससे कि कंक्रीट का जो वाटर है वो ऊपर एवापोरेट ना हो जाए। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एवापोरेट ना हो जाए, कंक्रीट का सरफेस एक्सपोज टू एयर ना हो जाए। इस वजह से टू प्रिवेंट द एवापोरेशन, सो मेम्ब्रेन क्यूरिंग, जैसे कि पॉलीथीन शीट क्यूरिंग टू प्रिवेंट द एवापोरेशन ऑफ वाटर। ये रहा कुछ मॉइस्ट क्यूरिंग का। जितना हमारा वाटर का पॉन्डिंग करेंगे कंटिन्यूअसली, ये रहा देखिए, अगर हम लोग मॉइस्ट क्यूरिंग करते हैं उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाई एक्सिस में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग मॉइस्ट क्यूरिंग नहीं करेंगे, उसमें अगर कंक्रीट के ऊपर डायरेक्ट एयर आया तो उसमें एवापोरेट होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है हार्ड एंड कंक्रीट का। सो आज के लिए बस वीडियो इतना ही। आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस है आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू। ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है जिससे कि मैं अपना पीपीटी बनाती हूँ। थैंक यू डियर ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस।